गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स आज हम 14th नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और 7 मार्क्स का, सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है। और आपको एक बात बता दूं, इसमें सिर्फ एक और दो ही न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत है। सारा 99% ये चैप्टर थियोरेटिकल है, बहुत ही आसान चैप्टर है। साथ साथ में करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इसका फर्स्ट टॉपिक है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स और चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, तो देखो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक हमने क्या देखा था। अभी तक हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में सुना था कि मेटल होती है, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भागते हैं, जिससे करंट चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी, उसकी एक कुछ कमियां थी। कमी क्या थी? जैसे देखो, सोडियम, आपने सुना हुआ सोडियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11 और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट वाला जो शेल होता है, लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास फिर बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो ही तो फ्री होके घूमता है सरफेस के अंदर मेटल की। तो फिर इसकी कंडक्टिविटी तो बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन सोडियम तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो इस चीज को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझा नहीं पाई। इसके अलावा देखो, एक होल इफेक्ट नाम का एक प्रैक्टिकल हुआ था, जो आपने पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, उससे ये पता लगा था कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, साथ में एक पॉजिटिव होल्स, वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, वो भी होते हैं। उस चीज को भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझा नहीं पाई, तो हमको एक नई थ्योरी की जरूरत थी, जो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। अब इसको बहुत ध्यान से हमने पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, हमें पता है, सुनना, बैंड थ्योरी स्टार्ट हो रही है, बैंड थ्योरी स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर बैंड्स बनेंगे, कैसे बनेंगे वो सारा बताना है मेरे को। उसके बाद में हम से कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, उनको हम डिवाइड करेंगे बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखो, हमें पता है कोई भी चीज है एटम से मिलकर बनी हुई है। अब एटम्स के अंदर क्या होता है, सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड सेवरल ऑर्बिट्स में, सेवरल शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। मतलब क्लासिकल थ्योरी के अनुसार ऐसा ही था। अब तो जैसे मॉडर्न में तो ये मानते हैं कि क्वांटम में कोई ऑर्बिट वगैरह नहीं होते, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, है ना। वो तो बात की बात है, वहां की फिजिक्स तक कभी हम पहुंचे नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत हमने देखा है वो, तो आपको क्लासिकल पिक्चर ही लेके चलनी है। तो हमने क्या माना कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड सेवरल सर्कुलर शेल्स में, मतलब सर्कुलर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वीक होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं। और जो अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये पास होते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं स्ट्रांगली बाउंडेड या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बोलते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस एटम के पास मैं कोई दूसरा एटम लेके आ जाऊंगा, इसे बिल्कुल पास ले आए, तो क्या होगा, जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन था बेचारा, उस पे तो पहले ही इसका अट्रैक्शन बहुत कम था, अंदर की तरफ बहुत कम फोर्स लग रहा था। अब क्या हो रहा है, साथ वाला जो एटम का न्यूक्लियस है, वो भी इसको अट्रैक्ट करी जा रहा है। ठीक है, जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचता होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, साथ वाला भी अट्रैक्ट करने लगा। तो अब तो इसके अंदर की तरफ वाला अट्रैक्शन और भी कम हो गया, इसकी एनर्जी और भी कम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो मतलब दोनों एटम्स के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, या ये बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं। तो अब मैं बैंड थ्योरी को कैसे मैं बताऊंगा, मैं ये बोल रहा हूं, पहले स्टेटमेंट सुनना, कि जब हम क्या करते हैं, टू एटम्स को बहुत पास लेके आती है, तो उनके बीच में क्या होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है। उस म्यूचुअल इंटरेक्शन से क्या होता है, एटम के एनर्जी लेवल्स 2 पार्ट्स में स्प्लिट होना चालू हो जाते हैं। जैसे 2 एटम्स को पास लेके आया,
सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला एनर्जी लेवल है उसकी स्प्लिटिंग होगी, फिर और जैसे जैसे हम पास लेके आते जाएंगे फिर अंदर वाले एनर्जी लेवल्स की भी स्प्लिटिंग होती जाएगी। हर एटम 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता जाएगा। अभी आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज मेरे पास एक एटम है सिलिकॉन का, जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसका जो वैलेंस शेल है वो कौन सा होगा? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 2 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब मैं क्या करूं, अगर एक सिलिकॉन एटम के पास में दूसरा सिलिकॉन एटम लेके आऊं और दोनों के बीच की डिस्टेंस कम करता जाऊं तो क्या होगा? देखो ऐसे होगा कुछ। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले सिलिकॉन एटम के एनर्जी लेवल्स बना दी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इस एक्सिस पे मैंने ले लिया डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के बीच एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या कम करता जा रहा हूं, कम करता जा रहा हूं, फिर बहुत कम होगी। जैसे ही बहुत कम होगी, जो सबसे लास्ट वाला एनर्जी लेवल है उसकी 2 पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये जो 3s वाला सब एनर्जी लेवल है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। एक तो इसका पार्ट ऊपर चला गया, दूसरा पार्ट थोड़ा सा कम एनर्जी में हो गया और नीचे चला गया। वैसे ही 3p है, उसका भी एक पार्ट ऊपर चला गया और दूसरा पार्ट नीचे चला गया। मतलब ये दूसरा जो इससे शेल बना, एनर्जी लेवल बना, उसकी एनर्जी जो ओरिजिनल लेवल थी उससे कम हुई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो फाइनल एनर्जी लेवल था वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। 3p भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। एक पार्ट तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी बना के ऊपर चला गया, एक थोड़ा कम बना के नीचे चला गया। वैसे ही 3p में भी, 3s में भी ऐसे हुआ। ये वाला जो 3s एनर्जी लेवल था ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। एक पार्ट की एनर्जी बढ़ गई तो उसको मैंने ऊपर करके बना दिया, दूसरे की एनर्जी फॉर्मर एनर्जी लेवल से कम होगी तो उसको नीचे बना लिया। तो इस तरह से 2 एटम्स को जो मैं पास लेके आया, एनर्जी लेवल की 2 पार्ट्स में स्प्लिटिंग हुई। अब मैं अगर डिस्टेंस और ज्यादा कम करूं, एटम्स को और पास लेके आता जाऊं, तो फिर अंदर वाले जो शेल्स हैं, अंदर वाले जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल वर्ड सही रहेगा, एनर्जी लेवल है, उनकी भी स्प्लिटिंग चालू हो जाएगी और धीरे धीरे सारे एनर्जी लेवल्स 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। अब जैसे देखो, लेकिन हमको इतना पास में नहीं जाना, हमको इतने तक ही रहना है, क्योंकि हम देखते हैं मेटल सॉलिड फॉर्म में होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, तो एटम्स के बीच में डिस्टेंसेस कम तो होती है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा कम तो नहीं होती ना। तो बस इतने तक की हमको स्टडी रखनी है कि लास्ट वाला एनर्जी लेवल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इससे हम बैंड्स बनाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में।